हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग? सब लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। हाँ, कई बच्चों को आप लोगों में बहुत सारा डाउट आता था ना कि सर एनएससीपी की तैयारी कैसे करें। एनएससीपी की तैयारी कर रहे हैं तो एनएससीपी की तैयारी को कैसे इस तरीके से किया जाए कि वो आईएनपीएचओ की तैयारी में भी तब्दील होती जाए, क्योंकि एनएससीपी के बाद आईएनपीएचओ में कम समय मिलता है ना। ये कई सारे डाउट मन में होते हैं, सर कौन कौन से रिसोर्स फॉलो करने चाहिए, सर कहां कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, सर कौन सी थ्योरी पढ़नी चाहिए, क्या करें, कैसे करें। मैं आपको डिस्कस करूंगा कि बहुत जगह आपने बहुत बार देखा होगा कि आपको बुक्स बता दी जाती है कि भैया ये बुक्स फॉलो कर ले, ये चीजें कर ले, ऐसे कर लीजिए, ये थ्योरी पढ़ी। अरे भैया, किताब तो बहुत मिल जाएंगी, लेकिन किताबें पढ़नी कैसे हैं, ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि भैया आपको किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, किस तरीके से आपको आगे की तरफ मूव करना है, उसके लिए मैं आपको कुछ बेसिक बेसिक बातें बताना शुरू करूंगा। तो मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन की बात करूंगा कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रिपरेशन को जेई मेन, एनएससीपी, जेई एडवांस, आईएनपीएचओ, आईपीएचओ लेवल तक लेकर जा सकते हैं। तो किस सीक्वेंस में आपको पढ़ाई करनी चाहिए, इसकी आज मैं यहां पर चर्चा करने वाला हूं और मैं आपको समझाऊंगा कि आप किस किस सीक्वेंस में क्या क्या कॉन्फिडेंस किस तरीके से अपने अंदर लेकर आए, इसकी भी मैं आपको एक विशेष चर्चा करके समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात आती है मेरे पास फंडामेंटल स्टेप की। तो स्टेप 1, जब मैं बिल्कुल बेसिक्स की बात करता हूं तो मैं अपने सभी बच्चों को पहले रिक्वेस्ट यही करता हूं कि बेटा एक ही मेन एम है कि भैया स्टेप 1 पर सबसे पहले आपके लेक्चर्स है, सबसे पहले आपके लेक्चर्स आपका क्लास इलस्ट्रेशन जो लेक्चर के होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। इनमें सबसे पहले महारत हासिल करिए। व्हाट इज द स्टेप 1 इज योर लेक्चर्स एंड योर क्लास इलस्ट्रेशंस। जिसके बाद आप बात करते हैं आपके मॉड्यूल्स की, जो मॉड्यूल्स हम आपको देते हैं एडवांस फिजिक्स के फॉर्मेट पे। आप जब मॉड्यूल की बात करते हैं तो आपका मॉड्यूल आपको सॉल्व करना है। लेकिन हमारे मॉड्यूल की बात करें तो हमारे मॉड्यूल में एक एक्सरसाइजेस भी हैं। तो मैं यहां पर आपको कुछ बात भी बता देता हूं कि हमारे मॉड्यूल के अंदर आपको पहली कोशिश करनी चाहिए कि आप एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 और पीवाईक्यू ये फर्स्ट स्टेज पे करें। अगर आप हमारा मॉड्यूल फॉलो कर रहे हैं या अगर आप कोई और मॉड्यूल भी देख रहे हैं, कहीं और कहीं से पढ़ रहे हैं, तो आप उसमें ध्यान दें कि एक एक्सरसाइज ऐसी जरूर होगी जो सब्जेक्टिव लेवल पर इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन पड़े होंगे। लेकिन स्टेप 1 पे जब आप काम कर रहे हैं तो पहले आपको इन 3 एक्सरसाइज को स्ट्रेंथन करना है। मतलब इसमें कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए। आपका सेकंड स्टेप है एचसीवी, ये पैरेलल चलेंगे। मतलब सेकंड स्टेप का मतलब ये स्टेप 1 के ही पार्ट है। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने आज एनएलएम पढ़ा, तो एनएलएम में पहला आपने मान लीजिए कि पुली सिस्टम्स की बात की, एटोमेटिक मशीन की बात की, तो एटोमेटिक मशीन के जितने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 में है वो आपने पहले लगाए, एक्सरसाइज 2 के लगाए, एक्सरसाइज 3 के लगाए। पीवाईक्यू सामान्यतः मैं बच्चों को बोलता हूं लास्ट में लगाना, लेकिन कंप्लीट करना जरूरी है। एचसीवी में जो क्वेश्चंस थे वो आपने लगाए और यहां पर लिखा हुआ डीपीपी, ये डीपीपी बनी हुई है, शायद दिखाई नहीं पड़ रही होगी, तो डीपीपी, तो आपके डीपीपी के क्वेश्चंस है वो आपने सॉल्व किए। ऐसा मत समझिएगा कि भैया मान लीजिए एक्सरसाइज 1 में आपके 4 क्वेश्चन इसमें थे, 4 क्वेश्चन इसमें थे, 6 क्वेश्चन इसमें थे, 8 क्वेश्चन इसमें थे और डीपीपी में 10 क्वेश्चन थे। तो आपको एक दिन में पहले यह काम खत्म करना है कि 14 क्वेश्चन यहां हो गए, 8 क्वेश्चन यहां हो गए 22 और 10 क्वेश्चन इसमें हो गए 32। जो भी एक आपका टॉपिक रहा उस पर आपने क्वेश्चंस किए। अब जब ये क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता कि सर जब मैं पहले एचसीवी खत्म करूंगा तभी नेक्स्ट पे जाऊंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने आप नेक्स्ट स्टेप की भूख आने लग जाएगी। आपको जब ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे तो आप अपने एडवांस चैलेंजर प्रॉब्लम से भी जा सकते हैं जो सर ने आपको होमवर्क में दी होगी। ये सबसे पहला स्टेप है। मतलब इस स्टेप में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई और बुक फॉलो करें इसके पहले। मॉड्यूल में मैं अगेन बोल रहा हूं ये, क्योंकि मैं अपने मॉड्यूल की बात करूंगा जो मैं मेरे ओलंपियाड वाला पे चल रहा है, और अगर आप कहीं और से पढ़ रहे हैं तो आपका जो भी मॉड्यूल है मैं उसकी बात भी आप सोच के कर सकते हैं। बाकी ये दो स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल। तो आपको जब भी कोई टॉपिक आपने पढ़ना शुरू किया, आज आपने लेक्चर नंबर 1 अटेंड किया है, उसके आपने क्लास रजिस्ट्रेशन अच्छे सॉल्व किए, उस पर बेस्ड होमवर्क आपने सीक्वेंस में कर लिया। अब अगर ये आपका मजबूत हो गया है तो अब आप ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी एनएससीपी लेवल को टच कर रही है। ये स्टेप 1 का मतलब है जेई मेन प्लस एनएससीपी लेवल आपने टच कर दिया। मतलब अगर आपने इतना काम कर दिया है, इफ
दिस कंप्लीट इज ओवर, इफ दिस कंप्लीट इज ओवर, अगर ये पूरा का पूरा हो गया, इसका मतलब सीधी सी कहानी बन गई है गुरु कि एनएसईपी लेवल आप पहुंच चुके हैं, आपका एनएसईपी का लेवल आ गया। ये आपका हो गया। और पीवाईक्यू में भी एनएसईपी और जेईई की पीवाईक्यू की मैं बात कर रहा हूं। अब अगर मैं बात करूं कि बेटा इसके बाद स्टेप टू की बात करते हैं, तो यहां पर आते हैं आपका थोड़ा सा एडवांस्ड एनालिटिकल फेज, जिसमें आपके टीचर्स भी आपको कुछ होमवर्क देते होंगे। टीचर्स का होमवर्क जो है थोड़ा सा अपग्रेड होगा। जैसे आपकी बात करें जिसको हम बोलते हैं आईई इरोडोव, इसकी कुछ सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स आपके पास आएंगी। सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स कौन कौन सी करनी चाहिए, अगर आप इसको लेके चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के पिन कमेंट में वो मिल जाएगा, जहां पे आप सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स की लिस्ट देख सकते हैं, इरोडो कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको करनी चाहिए। बट ये आपकी सिलेक्टेड प्रॉब्लम फ्रॉम इरोडो, ये आपका स्टेप नंबर 2 है, जहां पर आपने अपने आप को एडवांस एनालिटिकल स्किल की तरफ बात की। इसके साथ आपको जेई एडवांस के पीवाईक्यू कवर करने हैं कंप्लीट। अगर आपने ये स्टेप 2 कवर किया तो अब आप आ चुके हैं जेई एडवांस लेवल पर। मतलब अगर मैं जेई एडवांस लेवल की बात करूं तो आपने अगर इतना कर लिया तो आपकी कैपेबिलिटी बन चुकी है जेई के अंदर बहुत कंफर्टेबली 1000 के अंदर। और अगर आपने इसको विद फुल कंसेप्ट क्लैरिटी करके रखा हुआ है तो 500 के अंदर आपको कोई रोक नहीं सकता। ये फॉर श्योर है, ये फॉर श्योर है। तो सोचो, एनएसईपी क्लियर करने के लिए, जेई एडवांस में अच्छी रैंक लाने के लिए आपकी कहानी यहां तक आ चुकी है, आप 500 के अंदर आ चुके हैं। अब लड़ाई है टॉपर की, अब लड़ाई है टॉप 35 की, अब लड़ाई है आईएनपीएचओ की, अब लड़ाई है कंसेप्ट की और इन डेप्थ क्लैरिटी की। जो कुछ क्लैरिटी तो आपको लेक्चर से मिलेगी, जैसे मैं अपने लेक्चर्स में आपको देता आया हूं, राइट, कि आपको कुछ कुछ कॉन्टेक्स्ट में बताता रहता हूं, कुछ कुछ आईपीएचओ की प्रॉब्लम्स में आपको क्लास में करा देता हूं। लेकिन उसके पहले आप लोगों को कुछ थ्योरी बुक्स भी मैं आपको यहां बताऊंगा और उनके साथ साथ कुछ प्रैक्टिस बुक्स भी मैं आपको अलग से समझाऊंगा कि किनको किनको करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं बात करता हूं कुछ थ्योरी बुक्स की, सॉरी कुछ प्रैक्टिस बुक्स की, जो आप आईएनपीएचओ और अंडर 100 टारगेट के लिए जरूर सॉल्व करें, जरूर सॉल्व करें। इसके लिए आपका यह जरूरी है। इसमें आपके पास पाथफाइंडर नाम की बुक है, ये भी बहुत अच्छी बुक है। आपके पास लैज़लो हॉलिक्स की एक बुक है जिसको बोलते हैं 300 क्रिएटिव फिजिक्स प्रॉब्लम फ्रॉम लैज़लो हॉलिक्स, राइट। 200 मोर पजलिंग प्रॉब्लम्स, 200 पजलिंग प्रॉब्लम्स, एल सेना का कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम ऑफ फिजिक्स। ये एक अच्छी किताब है। इनके साथ एक और बुक जो रह गई है, इसको हम लोग और बोलते हैं एस क्रोटोव। अगर आप आईएनजेएसओ की तरफ भी हैं और आपके कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस को भी आप देखना चाहते हैं, आईजेएसओ की तरफ की आप बात कर रहे हैं, तो एक और किताब बहुत अच्छी होती है, उसको बोलते हैं बुकुत्सेव। क्योंकि ये रशियन है तो हो सकता है थोड़ा सा मेरा लैंग्वेज गलत हो जाए, बट इसके क्वेश्चंस बहुत प्यारे हैं, बुकुत्सेव के क्वेश्चंस भी बहुत प्यारे हैं। ये सेलेक्टेड प्रॉब्लम आपको आईजेएसओ लेवल की स्किल्स भी प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस बिना कैलकुलस के भी आपको देखने को मिलते हैं, जो आपको एनालिटिकल स्किल से सॉल्व हो रहे होते हैं। तो बुकुत्सेव इज वन ऑफ द वेरी गुड बुक अगर आप अपने आप को एप्टीट्यूड वाइज इंक्रीज करना चाहते हैं। एस क्रोटोव इज ऑल्सो वन ऑफ द रशियन बुक जो आप उपयोग कर सकते हैं। क्या सर सारी करनी है? नहीं भैया, इतनी किताबें नहीं लगानी है। आप अंडर 100 भी टारगेट कर रहे हैं तो आप इसमें से कोई भी 1 या 2 बुक आप ले लीजिए, उसके साथ आप बढ़ जाइए। जनरली 200 पजलिंग की भी कुछ सिलेक्टेड 8-10 प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसा नहीं कि आपको एक चैप्टर बहुत सारी, क्योंकि 200 ही प्रॉब्लम होती है। तो काइनेमेटिक्स की, एनएलएम की अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, दे आर द वेरी लिमिटेड वन। तो आप 10-15 प्रॉब्लम आपको इस किताब से मिल जाएंगी, 10-15 आपको इस किताब से मिल जाएंगी। तो किसी भी एक किताब की 10 से 15 प्रॉब्लम आप जरूर कर लीजिए। हाँ, ये एक ऐसी बुक है जो एक काफी अच्छा कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस है, जो अलग अलग ओलंपियाड्स के, पीवाईक्यूज का, या इन्हीं बुक्स के सिलेक्टेड क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिले। अच्छा, इन सब में बहुत ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी। ये सब में आप देखेंगे, पाथफाइंडर में से लिखा नहीं है, लिखना इनको भी चाहिए था बट नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, लेकिन सभी में देखेंगे तो ये सब कलेक्शंस हैं,
कलेक्शंस ऑफ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जैसे यहां पे भी उन्होंने कलेक्शंस ऑफ प्रॉब्लम की बात की है, यहां पर इनकी पर्सनल प्रॉब्लम, ये कैम्ब्रिज की बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं दोनों। तो अब इन्हीं से जो इन्होंने बुक्स ली, इनसे कुछ क्वेश्चंस आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो पाथफाइंडर के अंदर इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ गुड प्रॉब्लम, राइट। तो यहां पर अच्छी प्रॉब्लम कलेक्ट किया गया, कुछ जान काल्डा की है, कुछ 200 पजलिंग की है, तो आपको वो क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे हैं तो आपकी ये भी एक अच्छी किताब बन जाती है। आप एमसीक्यू और बीवाईयूज जरूर करिए। अगर आप अच्छे लेवल पे जाना चाहते हैं, काइनेमेटिक्स है, एनएलएम है, इनके एमसीक्यूज बीवाईयूज जरूर करने चाहिए। डब्ल्यूपी वर्क एनर्जी, मतलब इसका मैकेनिक्स पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब अगर पाथफाइंडर की बात करूं तो आई डू रिकमेंड कि आप वर्क पावर एनर्जी, भले ही काइनेमेटिक्स में कुछ क्वेश्चंस भले कम कर लीजिए, लेकिन डब्ल्यूपी जरूर करिए, सेंटर ऑफ मास जरूर करिए, रोटेशन जरूर करिए, इसका मतलब एटलीस्ट एमसीक्यू एंड बीवाईयूज तो जरूर ही करिए, वो ठीक रहते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पाथफाइंडर के अंदर ईएमआई का सेक्शन बहुत प्यारा दिया गया है। वैसे क्वेश्चंस आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे जो ईएमआई की बात करते हैं। मतलब अगर मैं रिकमेंडेड चैप्टर्स की बात करूं इसके अंदर, तो मैं 3 चैप्टर हर बच्चों को बोलता हूं कि उसको इससे लेने चाहिए। वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, और आपका ईएमआई एंड एसी, ये तो मस्ट है। क्योंकि जेई एडवांस जितने भी क्रिएटिव प्रॉब्लम्स बनाने की कोशिश करता है, वो कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं, उस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती हैं। तो ये तीनों तो काफी बेहतर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, या कैपेसिटेंस की बात कर ले तो उसमें कुछ कॉन्टेक्स्ट ऐसा भी देखने को मिलता है जो आपके जेई के सिलेबस से बहुत ज्यादा अलाइन नहीं करता है, तो वहां पर थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाएगी। बट बाकी जगहों पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये कहानी तो अपने पास डेवलप्ड है, करेक्ट पॉइंट। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं भैया, कि आपने ये तो हो गई प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, लेकिन जब इनकी प्रैक्टिस की बात आती है तो सर कई बार ऐसा लगता है कुछ थ्योरी कम पड़ी है, कई बार ऐसा लगता है कि कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, कई बार ऐसा लगता है कि क्वेश्चन पूछा गया हमको आ ही नहीं रहा है जब आप ऐसे क्वेश्चन खोलना शुरू करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं रिकमेंड करता हूं कुछ थ्योरी बुक्स भी। तो अगर मैं थ्योरी बुक्स की बात करूं तो थ्योरी बुक्स के अंदर मैं सबसे पहले मैकेनिक्स की बात करूं तो आई डू रिकमेंड दीज 2 बुक्स, जो काफी प्यारी हैं। एक ही कोई फॉलो करिए, दोनों में से जो आपको मिल जाए वो फॉलो करिए, सबके पीडीएफ अवेलेबल है, आप उनमें से कोई फॉलो कर सकते हैं। मेरी फेवरेट में अगर मैं बात करूं तो मॉरिन, और अब दोनों में क्या फेवरेट बोले, दोनों ही अच्छी किताब है ना। तो बुक्स अच्छी, वैसे मुझे क्लैपनर ज्यादा बेहतर लगती है कुछ कुछ कॉन्टेक्स्ट में, कुछ कुछ क्वेश्चंस में। लैग्रांजियन में इसमें काफी अच्छा दिया गया है। तो अगर आप कोई एक बुक ले लेंगे तो लगभग काफी हद तक क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, बट दोनों ही बहुत प्यारी बुक है। तो आई डू रिकमेंड डेविड मॉरिन, क्लासिकल मैकेनिक्स और इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स फ्रॉम द क्लैपनर। तो दोनों में से जो बुक आपको मिल जाए, ये थ्योरी के लिए बहुत प्यारी किताबें हैं। इनके अंदर कंसेप्ट क्लैरिटीज बहुत अच्छी दी गई हैं, बहुत अच्छे तरीके से कुछ अप्रोचेस बताई गई हैं, सॉल्व एग्जांपल बहुत प्यारे हैं। अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना चाहते हैं, अगर आप कोरियोलिस फोर्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस एक्सेलरेशंस, उन पर बेस्ड एग्जांपल्स, आपको सॉल्व एग्जांपल नहीं मिल रहे हैं तो वो यहां पर आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे, आप उन पर बेस्ड क्वेश्चंस को यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। आप कुछ लैग्रांजियंस की बात करना चाहते हैं तो इसके अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो ये आपको मैकेनिक्स के अंदर काफी प्यारा इनपुट मिल जाता है। अगर हम बात करें ऑसिलेशन के, बहुत अच्छे क्वेश्चन है एसएचएम के साथ, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन ऑसिलेशन के। एसएचएम के लिए मैं रिकमेंड करता हूं कि ये बुक अच्छी बुक है। एसएचएम होगा, ऑसिलेशंस की बात करें, मैकेनिक्स की बात करें, दिस इज द बेस्ट बुक, है ना। मतलब ये 2 बुक है, इनके थ्रू आप काफी हद तक चीजें बहुत क्लियर और बहुत अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो आपको जरूर करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है मेरे पास कि अगर आप बहुत पर्टिकुलर रोटेशन को लेके बहुत पर्टिकुलर है ना, जहां टॉर्क बैलेंसिंग, जहां पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है अबाउट द रिजिड बॉडी, एक बॉडी से बैठ के दूसरी बॉडी पे कैसे टॉर्क को लिखना होता है, टाउ बराबर आई अल्फा, टाउ बराबर डी अल्फा डी टी, कहां किसको कैसे अप्लाई करें, और उसके और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ आप जाना चाहते हैं तो ये काफी अच्छी बुक है। पर्टिकुलरली रिकमेंडेड है फॉर रोटेशन चैप्टर, पर्टिकुलरली ज्यादा रिकमेंडेड है मेरे लिए कि आप अगर फ्रेम डिपेंडेंसी के साथ बैलेंसिंग की बात करना चाहते हैं, टॉर्क बैलेंसिंग की बात करना चाहते हैं, आई अल्फा की बात करना चाहते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशंस के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, तो इसके अंदर आपको एक अच्छा सा कंटेंट देखने को जरूर मिल जाता है। और जब प्रोग्रेसिव कंटेंट आपको देखने को मिलता है तो एक किसी पार्ट की वेलोसिटी एक्सेलरेशन दिया गया है, दूसरे पार्ट की वेलोसिटी एक्सेलरेशन पूछा गया है रिजिड बॉडी के अंदर, तो जो थोड़े से, क्योंकि रिजिड बॉडी एक ऐसा चैप्टर जिसके अंदर जे एडवांस काफी अच्छा गेम खेल जाता है, या आईएनपीएचओ भी काफी अच्छा गेम खेलता है, आईपीएचओ अच्छे गेम खेलते हैं, तो उस दिशा में अगर बात करें, आप वैसे कुछ क्वेश्चंस चाहते हैं तो ये एक अच्छी किताब है।
अच्छी किताब भी है। इसके अंदर बेसिकली टॉर्क के, बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क के क्वेश्चन अच्छे हैं, आपको दिख जाएंगे। तो जहां मैं रोटेशन की बात कर रहा हूं वो आपका बढ़िया तरीके से रिजॉल्व हो जाता है। तो वो वन ऑफ द वेरी गुड बुक है जिसको हम लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, द मरियम क्रेग की। बहुत अच्छी किताब है, आप इसको जरूर पढ़ें। नेक्स्ट आता है फ्लूइड मैकेनिक्स बाय यूनिस एंगल एंड सिम्बाला। ये भी एक बहुत अच्छी फ्लूइड मैकेनिक्स की किताब है, क्योंकि हम सभी ने देखा है, अगर आप इस दिशा में पढ़ना चाहते हैं, फ्लूइड, बर्नौली को बहुत डीप में पढ़ना चाहते हैं, बर्नौली के बारे में समझना चाहते हैं कि बर्नौली सिर्फ स्टेडी स्टेट की बात करते हैं, नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड की बात करते हैं, लेकिन अगर कंप्रेसिबल फ्लूइड की बात की जाएगी तो क्या होगा, मतलब जितनी क्लैरिटी के साथ सेंगल ने समझाया अपनी किताब के अंदर, एनर्जीज की बात की जाए, मतलब अगर कोई भी फ्लो हो रहा है, उसके बीच में कुछ मान लीजिए हीटर भी जला दिया गया, हीटर से एनर्जी भी जा रही है, कुछ फैन भी लग गए, कुछ पंप भी लग गए, तो बर्नौली थ्योरम कैसे बिहेव करेगी, कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करना है ड्यूरिंग द सिचुएशन व्हेन सम हीट स्ट्रोक इज आल्सो देयर, व्हेन सम पंपिंग इज आल्सो देयर, कुछ मैकेनिकल वर्क भी हो रहा है, कुछ हीट जनरेशन भी हो रहा है, और एक फ्लो मेंटेन किया जा रहा है, तो ऐसे केस को कैसे सॉल्व करना है। या नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड, क्योंकि जे एडवांस ने, अगर आपको याद हो तो, चिमनी प्रॉब्लम भी पूछी थी, उसके पहले उन्होंने आइडियाबैटिक एक्सपेंशन की बात की थी इनसाइड चैम्बर, जो जिसका एरिया बढ़ता जा रहा था, अगर आपको याद हो तो। आई थिंक 2020 की मैं बात कर रहा हूं, ये 2020 या 21 की बात है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज, 21 की आई थिंक बात है, 21 की ही बात है ये। तो 21 में क्वेश्चन आया था, तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस ये बने थे। अगर आप इन पर थोड़ा सा इनपुट दोगे तो आपका काफी बेहतर कनेक्टिविटी डेवलप हो जाती है। तो पूरी बुक रेलिवेंट नहीं है, इसका एक पर्टिकुलर पोर्शन है जहां बर्नौली थ्योरम पढ़ाई गई है, वो थोड़ा रेलिवेंट ज्यादा मुझे लगता है, या उसके पहले तक के स्टैटिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स भी काफी रेलिवेंट लगता है मुझे अपने जे एडवांस के लिए। कि अपन देखते हैं ना कि किसी भी ओपनिंग को किसी डोर से क्लोज करते हैं तो डोर पे कितना फोर्स लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा, ऐसे भी क्वेश्चंस जो हैं वो इसके अंदर बहुत ही प्यारे दिए गए हैं। सर्कुलर या सिलेंड्रिकल डोर बना के डैम का डोर कैसे बन सकता है, तो वो सब भी क्वेश्चंस जो हैं बहुत प्यारे दिए गए हैं। उनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस बहुत अच्छे अच्छे तरीके से गिवन है। तो ये बुक फ्लूइड स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी है, लेकिन बुक थोड़ी मोटी है, लास्ट में बहुत सारी चीजें नहीं, बट हाँ बर्नौली थ्योरम की फंडामेंटल चीजें बहुत अच्छे से डिस्कस्ड है। तो वो एक चैप्टर अगर आपने पूरा कर लिया तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। हाँ ऑब्वियसली बात है कि आगे जहां पर फर्दर एक्सपेंशन की बात होती है, तो जहां पर बहुत सारी और चीजें आ जाती है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसको हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं। बट ये किताब बर्नौली थ्योरम को पढ़ने के लिए बहुत अच्छी है। तो एक चैप्टर अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करके वो एक चैप्टर पढ़ लेंगे तो भी काफी बढ़िया हो जाएगा। ये एक है फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, ये भी एक बहुत अच्छी किताब है, आपको दिखाई नहीं पड़ रही होगी, दैट इज जेवेट एंड सर्वे। अगर आप थोड़ा सा एंड सर्वे, ये भी पढ़ने के लिए बहुत अच्छी किताब है। अगर आप किसी टॉपिक को लेके कंफ्यूज हो गए अचानक से, मान लीजिए कि आपको एकदम से डाउट आता है किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट में, तो ये बुक के अंदर हो सकता है कि उसकी क्लैरिटी ऑफ थॉट डेवलप हो जाए। तो ये फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स है, तो ये भी एक बहुत अच्छी किताब है। तो अगर आप कुछ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट इससे पढ़ना चाहें, तो ऑब्वियसली बात है कि ये किताब ऐसी नहीं होती कि इसको आप पूरा फॉलो करेंगे। ये किताब ऐसी होती है कुछ सिलेक्टेड कंटेंट आपको पढ़ना है, तो आपने उस चैप्टर को जाके एक्सप्लोर करके पढ़ लिया, जहां पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे अपने जेई लेवल पे, वहां आपने आके थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर कर लिया, पढ़ लिया। तो ये थ्योरी की कंप्लीट एक अच्छी बुक है जिसको आप पढ़ सकते हैं। अगर आप जेई लेवल की बात करते हैं मेरे से कि सर मुझे तो सिर्फ जेई लेवल पे बता दीजिए, कि अगर मैं जेई लेवल पर हूं और मुझे बहुत एक्सपर्टीज की तरफ नहीं जाना है, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन की तरफ नहीं जाना, मुझे सिर्फ जेई लेवल की थ्योरी बुक्स की बात कर ले, तो जेई लेवल पर आपके पास कॉमनली अवेलेबल बुक्स हैं जो कहीं सिंगेज पब्लिकेशन से आती हैं, कुछ पियर्सन पब्लिकेशन से आती हैं। आप उनमें से कोई बुक ले सकते हैं, बट कोई भी एक ले लीजिए। वो ऐसा नहीं है कि, क्योंकि उसमें जनरली इंफॉर्मेशन जेई लेवल पर ठीक ठीक सारी दी गई है। मैं कोई बहुत सारी, क्योंकि हर एक में लगभग सिमिलर कंटेंट है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत हैवी अप है बहुत हैवी डाउन है, लगभग सेम कंटेंट है। कोई एक बुक उठा लीजिए, किसी पब्लिकेशन की ले लीजिए, वो भी आपके लिए सही काम करेंगी। और अब मैं तो सबसे ज्यादा रिकमेंड करता हूं कि आप मॉड्यूल ही ले लीजिए, उसमें ही सारा कंटेंट आपका कवर है, और लेक्चर्स के थ्रू आप अपनी थ्योरी को कवर करें, वो मोर देन सफिशिएंट है। रेस्निक, हैलिडे एंड क्रेन, रेस्निक हैलिडे की दो बुक जो इंडियन ऑथर्स के साथ भी आई थी, वो भी एक अच्छी बुक बन सकती है, जो रेस्निक हैलिडे की है, जिसको एक अमित गुप्ता सर ने लिखा और एक एमके सर ने लिखा था। तो इसके दो वर्जन्स भी है, वो भी आपके बेहतर वर्जन है, वो भी आप ले सकते हैं चाहे तो, ठीक है।
तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड बुक्स, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। या कोई भी आप सिंगेज पब्लिकेशन की बुक भी ले लेंगे तो उसके अंदर डिसेंट अमाउंट ऑफ थ्योरी गिवन है, उससे भी आपका काम जेई लेवल पे चल जाता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आता है। बट हाँ, अगर आप अंडर 100 की तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये बुक आपके लिए रिकमेंडेड है, आपको जरूर इन बुक की तरफ मूव करना चाहिए। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं उससे कम पे काम चल सकता है तो बिल्कुल काम चला लीजिए। नेक्स्ट आता है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की। हमारे पास कई सारे बच्चों का ये क्वेश्चन जरूर आता है कि सर आईएनपीएचओ लेवल पर जैसे लास्ट टाइम से बहुत सारी बकवास आईएनपीएचओ कर रहे हैं अबाउट द अगर आपने देखा हो क्वेश्चन क्या कि भैया कैसे क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस क्या होते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस कब रिवर्सिबल होगा, कब इरिवर्सिबल होगा, रिवर्सिबिलिटी के बीच की कहानी है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में थोड़े कंफ्यूजन होते हैं और हमें बहुत कम क्वेश्चन मिल रहे होते हैं स्टैंडर्ड तरीके से, जहां पर आपको इस तरीके का ओरिएंटेशन आपको डिस्कस किया गया हो। क्योंकि जनरली जब आप केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में जाते हैं तो उसमें थोड़ा सेकंड लॉ का एप्लीकेशन आ जाते हैं, थोड़ा सा गिब्स एनर्जी के करस्पॉन्डिंग, एंथैल्पी की करस्पॉन्डिंग थोड़ी बातें बढ़ जाती हैं। तो आपका जो बेसिक फिजिक्स वाला फैक्टर है, जहां पर आप वर्क डन की बात कर रहे हैं, जहां आप इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं, आइडियल गैस की बात कर, थोड़ी सी कम हो जाती है। तो आइडियल गैस और वर्क कैलकुलेशंस और आपका हीट वगैरह पे अगर जब बात आए, जहां इंथैल्पी वगैरह के या एंट्रोपी की बातचीत थोड़ी कम हो, तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार कम मिल पाते हैं। या एंट्रोपी क्वेश्चंस अगर मैं जे एडवांस की बात करूं तो बहुत कम क्वेश्चन ऐसे वो डालते हैं जहां पर उनका सेकंड लॉ का कोई यूज हो रहा हो। जनरली सामान्यतः या तो वो पूरा कार्नोट इंजन की तरफ चला जाएगा, या जो भी प्रोसेस पूछी जाएंगी वो आइडियल गैस से करस्पॉन्डिंग पूछी जाती है। तो उसमें कैसा इनोवेशन पॉसिबल है वो इस बुक के अंदर, जिम्नास्टिक के अंदर पॉसिबल दिखता है। तो अगर आप स्टार्टिंग के 4 चैप्टर इसके देखते हैं तो उसके अंदर एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कंटेंट कवर किया गया है, और मतलब वर्कडन को अलग अलग तरीके से अलग अलग सिचुएशंस में यहां पे डिस्क्राइब किया गया। तो ये एक बहुत अच्छी बुक है जिसके अंदर थ्योरी कंटेंट भी अच्छा है और आपको प्रोसेसेस के बारे में और नॉलेज मिल जाएगी, है ना। जैसे सोप बबल का एक्सपेंशन है, अब वो क्योंकि कई बार होता है कि हम वो अपने कोर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर नहीं पढ़ रहे होते हैं, लेकिन कई बार थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ यहीं पे तो नहीं है ना, अलग अलग जगहों पे वर्क हो रहा है, जहां पर सरफेस एनर्जी का वर्क है या किसी और एनर्जी का वर्क है, तो उनको कैसे कोरिलेट करना है थर्मोडायनेमिक्स के साथ, उनका प्यारा रिलेशन यहां पर किया गया है। चार्ज के साथ कैसे रिलेट करना है, तो वो रिलेशनशिप इसके अंदर आपको बेहतर देखने को मिलती है। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं वो इसके अंदर आपको देखने को बेहतर मिल जाते हैं। तो वो एक फिनोमिना मुझे लगता है कि इस बुक के अंदर बड़ा अच्छा है, तो आप अगर उसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत बेहतर लगेगा। नेक्स्ट अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अगर बात की जाए तो ये सबसे बेस्ट बुक्स हैं और मैं रिकमेंड इसको थोड़ा ज्यादा करता हूं। पर्शियल को मेरी फेवरेट बुक है ये, और लेकिन ये पढ़नी तभी चाहिए जब आप थोड़ा कैलकुलस प्रेमी हैं, है ना। ऐसा ना हो कि आपको कैलकुलस से प्यार ना हो तो आप इसमें घुस जाएं, क्योंकि ये दोनों ही बुक थोड़ा रिगरस कैलकुलस वाली किताबें हैं, तो थोड़ा सा कैलकुलस इसमें लगती है। तो अगर आप पढ़ना की कोशिश कर रहे हैं तो ये जरूर पढ़े, नहीं तो आप सुपरफिशियली भी पढ़ के कई बार काम चल जाता है। तो क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म के अंदर बहुत बड़ा चैलेंजेस नहीं देखने को मिलते, थोड़े से चैलेंजेस जो आते हैं वो ईएमआई और एसी चैप्टर के अंदर जरूर देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो सारा चैप्टर बहुत अच्छा दिया गया है, चाहे वो कैपेसिटर हो, चाहे वो करंट हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, चाहे वो मैग्नेटिज्म हो, सब चैप्टर बहुत प्यारे हैं। कोई भी बुक की थ्योरी आप पढ़ना चाहें, दिस इज द बेस्ट बुक टू रीड अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, बेस्ट बुक है। मतलब मुझे सबसे फेवरेट बुक मेरी ये है, और डेविड जे ग्रिफिथ भी अच्छी किताब है, बट मुझे थोड़ा ये ज्यादा बेहतर लगती है, पर्शियल। नेक्स्ट आता है मॉडर्न फिजिक्स एंड ऑप्टिक्स के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है ऑप्टिक्स के अंदर। अगर मैं देखूं तो जे एडवांस ने कई बार ये कोशिश करी है कि वो कुछ इनोवेटिव क्वेश्चन बनाने हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो पैराएक्सियल रेस को मार्जिनल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, और फिर मार्जिनल सिलेबस में नहीं होता है तो वो ज्योमेट्री से निकल के नहीं आ पाता है, तो कई बार बहुत रायता फैल जाता है। तो कई बार सीधा साधा क्वेश्चन भी कॉम्प्लेक्स तरीके से सॉल्व होता हुआ दिखाई पड़ता है, बट अल्टीमेटली आंसर पैराएक्सियल असम्पशन से भी निकल के आ रहा होता है। तो जो इनोवेशन करने की कोशिश करता है जे एडवांस, जैसे अगर आपको याद हो कि लेंस के अंदर, जैसे अभी तो पावर ऑफ लेंस की बात भी करी, इस बार ग्राफ पूछा उन्होंने, इसके पहले उन्होंने आपको याद हो तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज कर रहे थे और उसके वेरिएशन के साथ कैसे चेंज करना है। तो ऑप्टिक्स के अंदर क्योंकि जनरली मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं,
तो कई बार वो इनोवेटिव कंटेंट नहीं देखने को मिलता है कि अगर आधे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो ना, आपके याद होगा वाला क्वेश्चन जो तुमने किया है, ऐसे ऐसे आधा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर n1 n2, फिर उसके बीच गैप की बात की गई कि डेल्टा एन के साथ डेल्टा एफ कैसे चेंज होगा और उनके चेंजेस। तो कई बार क्या होता है कि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो अलग तरीके के हैं वो हमें नहीं दिखते। हमें जनरली जितने क्वेश्चन दिखते हैं कि वो इवेंट वाइज है, पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, तो 3 बार फॉर्मूला लगा के आंसर निकालने की तरफ हम लोग मूव कर जाते हैं। तो कुछ बेहतर इंफॉर्मेशन जो है वो ऑप्टिक्स की आपको इस बुक के अंदर मिल सकती है। इसके अंदर इन दोनों ही किताबों के अंदर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इंफॉर्मेशन भी पूरी तरह मिल जाएगी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स भी मिल जाएंगे। तो क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स के अंदर भी थोड़ा सा रिलेटिविटी कंसेप्ट आता है, वेव्स नेचर के बारे में चर्चा होती है, तो वो नेचर दोनों किताबों के अंदर आपको मिलेगा। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर वेव नेचर की बात आती है तो वेव ऑप्टिक्स की बात भी आती है। तो आपको यहाँ डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इनको और डीप में पढ़ना है कि पोलराइजेशन क्यों हो रहा है, पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन किस तरीके से हो रहा होता है, तो वो इन्होंने थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझाया भी हुआ है, तो आप उस चीज को कर सकते हैं। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर भी बहुत बार हमको ऐसा लगता है क्योंकि ये दोनों टॉपिक सामान्यतः काफी आसान प्रवृत्ति के ट्रीट किए जाते हैं, इनको लगता है कि कुछ बेसिक फॉर्मूला बेस्ड है, बट एक बेहतरीन इनोवेशन पॉसिबल होता है इनके अंदर। तो वो इनोवेशन आपको इन किताबों के अंदर देखने को मिल सकता है, इनके लिटरेचर के अंदर देखने को मिल सकता है। तो अगर आप थ्योरी वाइज पढ़ना चाहते हैं तो ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स ये दोनों है। ऑप्टिक्स के अंदर अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर इसके अंदर, तो आपके पास 2 चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जहां उन्होंने लेंसेज के बारे में चर्चा की है। तो वो थोड़ा सा बेहतर है। 2 चैप्टर हैं आई थिंक इसके अंदर जो आपको थोड़ा ज्यादा बेहतर इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो अगर आप कभी पढ़ना चाहेंगे तो उन 2 चैप्टर से काम हो जाता है। ऑब्वियस बात है कि थोड़ी हायर स्टैंडर्ड बुक्स होती है, इनका पूरा पढ़ाई नहीं करनी होती है, इनके वो सिलेक्टेड पोर्शन जो हमारे सिलेबस में है, आप अगर आप उससे पढ़ लेते हैं उससे हमारा काम हो जाता है। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर भी मेरे पास यही सेक्शन होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके कर्व, उसका अब इसके और एनसीईआरटी के बीच में कुछ सारे द्वंद्व रहते हैं, तो वो भी अपना कहीं ना कहीं फिनिश अप हो जाएगा बच्चे। तो उसको लेके आपको परेशान नहीं होना होता है कि आपके पास जब भी कोई भी चैलेंजेस आ रहा है, आपको लगता है कि एनसीईआरटी यहां पर चैलेंज क्रिएट कर रही है, तो दीज आर द वन ऑफ द गाइडेड बुक्स जिसके थ्रू आप अपने गाइडेंस ले सकते हैं। इनके अंदर बहुत अच्छा कंटेंट दिया गया है, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड, जो आप बुक्स यहां पर फॉलो करें। ये आपकी थ्योरी बुक्स हो गई, वो आपकी प्रैक्टिस बुक्स हो गई, और वो आपकी बेसिक बुक्स हो गई। तो मैंने अपने पूरे कंटेंट को 3 पार्ट में ब्रेक करके आपको सारी चीजें समझा दी हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आप रिसोर्सेस को बेहतर तरीके से यूज करें, लेकिन किसी भी किताब को पढ़ने से पहले उसका पहला स्टेप 1 स्टेप 2 जरूर कंप्लीट कर लें, तभी किसी और किताब की तरफ जाएं। अदरवाइज स्टेप 1 स्टेप 2 में पूरा समय दीजिए। जरूरी नहीं होता है कि हर किताब पढ़ने के बाद ही आपका अच्छा होगा। स्टेप 1 स्टेप 2 अगर आपने अच्छे से कर लिया है, वो भी बहुत बड़ी बात होती है, उसको हल्के में ना लिया जाए। ठीक है, थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।